न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस को। अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता, गोरखपुर में हिरासत का गलियारा, धर्मशाला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 6 शव बरामद। आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू। तो खबरें विस्तार से। अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता, गोरखपुर में हिरासत का गलियारा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार और आगामी चुनाव विषयों पर तीखे सवाल उठाए। गोरखपुर का जो निर्माण चल रहा है वो विरासत का नहीं बल्कि हिरासत का गलियारा तैयार कर रहा है। अखिलेश ने कहा है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि योगी सरकार विकास में छल कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बातों में ढोंग हो रहा है, मैदान में लूट का राज चल रहा है। अखिलेश ने दावा किया है कि बीजेपी के पास हर क्षेत्र में स्लीपर सेल है जो चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। कुंदरकी उपचुनाव में इंडिकेशन है कि बिल्कुल खुली लूट हुई है जिसे सरकार मदद कर रही थी। घटना जब दुकान तोड़ने की वहां के लोगों के साथ सरकार द्वारा की जा रही जाति के संबंध में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानकारी दी गई, तो आपने हमको और माननीय नेता विरोधी दल विधान परिषद माननीय लाल बिहारी यादव जी को यह आदेश दिया कि आप दोनों लोग जाएं और वहां व्यापारियों से मिलकर उनकी समस्याओं को देखें और कैसे उसका समाधान हो सकता है, इस पर एक बात रिपोर्ट आप तैयार करके दें। हम इनके आपके निर्देशानुसार हम लोग वहां गए, 25 को गए और वहां जो है गोरखपुर में हमारा 24 को ही प्रोग्राम चला गया था। हमारे प्रदेश जिला अध्यक्ष ने वहां रूट चार्ट बनाया था कि हम लोग वहां जाने वाले मोहल्ला नॉर्मल, पुलिस चौकी, पांडे हाता, बाजार घंटाघर, रेती चौक, नखास चौक, बक्सीपुर चौराहा, अलीनगर चौराहा, हजारीपुर, जटाशंकर चौक, धर्मशाला बाजार के व्यापारियों से मिलने के हम लोग इसी रूट से जाएंगे। जब हम लोग सर्किट हाउस से अपने कार्यकर्ताओं के साथ हाता के पहले वो पांडे हाता के पहले पहुंचे तो वहां इनके स्थानीय विधायक भाजपा के और उनके मेयर एक बुलडोजर खड़ा करके और ट्रक खड़ा करके 30-35 या 20-25 आदमी लेकर के वहां खड़े थे कि इन लोगों को हम लोगों को जाने नहीं देंगे। वहां इन्होंने नारेबाजी की। हमारे साथी गाड़ी से हम लोग पहले निकले तो हमारे सामने हमारे 2 साथियों की गाड़ी, एक तो विजय बहादुर यादव जी की गाड़ी आगे थी, उसको पहले इन्होंने तोड़ा। इसके बाद राहुल यादव की गाड़ी थी, उसको भी इन्होंने तोड़ा और हम लोगों को पुलिस मना करने लगी कि आप इस रास्ते से न जाइए, रास्ता बदल जाइए। उस समय हमने अपने नेता विरोधी दल विधान परिषद से बात की तो ये तय हुआ कि हम लोग इसी रास्ते से जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे और नहीं तो हम ही धरने बैठेंगे। फिर हम लोग धरने पर बैठ गए। धरने पर जब बैठ गए तो काफी देर धक्का मुक्की होती रही इधर उधर से। बाद में पुलिस ने लोगों को हटाया और रास्ता साफ कराया। फिर हम दोनों लोगों के पास वहां के CO और SDM मजिस्ट्रेट वो आए। उन्होंने कहा साहब रास्ता साफ है, अब आप चलिए, जिन व्यापारियों से मिलना हो मिल लीजिए। हम लोग फिर गए, एक एक व्यापारी से मिले। व्यापारियों का दर्द इतना था कि वो कह रहे थे साहब हमारा जितना हमने 50 लाख 65 लाख में घर लिया है, हमको 30,000 मुआवजा देने की बात करते हैं और बिना नोटिस दिए हमें कहते हैं अब घर या तो अपना गिराओ नहीं हम गिरा देंगे। सबको नोटिस भी नहीं देते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। बहुत सारे घर वाले, एक तो ऐसे दुकानदार मिले जो रोने लगे। उन्होंने कहा हमारे पास जितनी दुकान है वो सब उसी में चली जा रही है, हमारे पास दूसरा कोई जगह ही नहीं है जहां हम जाकर के कोई काम करें, हमारे बच्चे क्या करेंगे। और हम लोग जब निकले तो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वो व्यापारी नाराज थे, वो विरोध थे। सारे व्यापारियों ने स्वागत किया। हमारे नेता विरोधी दल को माला पहनाया, गुलाब की पंखुड़ियां फेंकी और हम लोगों से मिल मिल करके कहा। तो हमने उनसे कहा भाई ये तोड़ रहे हैं, मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, तो अयोध्या में भी तोड़े थे तो देख रहे हो क्या रहा। तो उन्होंने कहा साहब अब की हम दूसरी अयोध्या गोरखपुर बनाएंगे
कि ये लोग जबरदस्ती क्यों तोड़ रहे हैं। हमें हमसे खुद व्यापारियों ने कहा हम सबक सिखाएंगे, ये पुलिस के बल पर हम लोगों से वो कर रहे हैं। फिर साहब वहां से हम लोग जब बढ़े तो वहां तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। पहले जो धक्का मुक्की, गाड़ी तोड़, ईंटा फेंकना, अंडा फेंकना, ये सब वहां चला। इसके बाद हम लोग एक दुकान से गए, सबकी लिस्ट है, अगर हम आपको बताएं तो लंबा हो जाएगा। कुछ लोगों ने जमीन खरीदी है काफी लंबे दाम पर, उसका मुआवजा 29,000 दे रहे हैं, 65 लाख की जमीन 29 लाख दे रहे हैं। कुछ लोगों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था कि दुकान नहीं तोड़ी जाएगी, उसके बाद उनकी दुकान तोड़ दी गई। हम लोग कुछ हिस्से में हम और कुछ हिस्से में माननीय नेता विधान परिषद व्यापारियों से मिले, वो बहुत पीड़ित और भयभीत थे। हिंदू मुसलमान सभी, सब ऐसा नहीं था कि वो अच्छा वो जो गलियारा है, वो गलियारा वास्तव में अब पार्टी लाइन पर क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ। जब मैं पढ़ता था तब से जानता था, और आने जाने का रास्ता भी है, कोई रास्ता भी नहीं हो रहा। लेकिन वहाँ के लोगों ने हमसे बताया कि बाबा यहाँ होली खेलने आते हैं तो उनको जगह कम पड़ जाती है, इसलिए उन्होंने ये योजना बनाई होगी। अब वो दुकानें तोड़ दी गई। वहां से हम लोग जब आगे बढ़े, सबसे पीड़ घंटाघर के पास पहुंचे तो हमारे साथी भी ये दूसरे रूट पर देखने लगे। मैं आगे बढ़ा, तो जब आगे बढ़ा तो वहां एक चौराहा था, तो घंटाघर से आगे गया तो वहां जटाशंकर चौराहे पर इन्होंने भीड़ लगा रखी थी। हम चूंकि बहुत ज्यादा पैदल नहीं चल पा रहे थे, हमारे नेता विपक्षी विरोधी दल वो तो खूब पैदल चल लिए, तो इनको नहीं घेर पाते थे। हम चूंकि गाड़ी में बैठे थे, मेरी गाड़ी घेर ली, मेरे गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए, भद्दे भद्दे नारे लगाने लगे, बोनट पीटने लगे, और पुलिस होके बैठी थी। जब हमारे कार्यकर्ता पहुंचे और उनसे भिड़ंत होने लगी, तब वो लोग रास्ता बदल लिए, तब हम आगे बढ़े। कुछ दूर आगे गए तो वहां भी यही देखा, वहां भी लोग बैठे खड़े थे, नारे लगा रहे थे, माननीय अखिलेश जी का नारा लगा रहे थे, हमारा नारा लगा रहे थे, और काला झंडा दिखा रहे थे। काला झंडा हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता ने खींच लिया, तो काला झंडा नहीं रहा तो काला छाता ले आए, और छाता हम लोगों को दिखा रहे थे। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि विपक्ष सरकारी दल के आदमी इस तरह से काला झंडा विपक्ष के लोगों को दिखावे। ये नई परंपरा गोरखपुर में कायम हुई, जो गोरखपुर में लगा। इसके बाद वहां से हम लोग निकले, फिर हम तिवारी जी के हाथे में गए, वहां हम लोगों ने चाय पानी पी, काफी देर तक सड़क पर हम लोग घूमते रहे, 3-4 घंटा। बड़ी दुर्दशा कर रखी है वहां। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है, उन्हीं के आदमी लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, हमारी बोलने की आजादी को ले रहे थे, हमारे स्वतंत्रता पूर्वक जाने की आजादी छीन रहे थे, अंडे फेंक रहे थे, ढेले ईंटें फेंक रहे थे। ये लोकतंत्र का अच्छा लक्षण नहीं है। ये जो लोकतंत्र के माध्यम से सरकार तो चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने की स्थिति में ये नहीं है, उसे कमजोर कर रहे हैं। और हमारे सारे साथी वहां थे, जितने लोग लगे थे, मैं सबका नाम कहां तक लिख पाऊंगा, लेकिन मैं अपने बहादुर साथियों का, गोरखपुर के अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने हम लोगों की सुरक्षा की। पुलिस ने नहीं सुरक्षा की, इन लोगों ने सुरक्षा की। और गाड़ी जो टूटी उसमें लड़ाई भी हुई, हाथापाई भी हुई। हमारे बहुत से साथी, जिन हम किसका नाम लें किसका न लें, तो ये मैं आपसे, ये मेरा यही वो था, यही मुझे बताना था। मेयर और एमएलए, और अगर इनके पास आदमी थे, इनको व्यापारियों का समर्थन था, तो सारे व्यापारी आके खड़े हो जाते। व्यापारी नहीं थे, पता नहीं कहां से लोगों को ले आए थे, और बुलडोजर लेके रास्ता जाम कर रहे थे। रास्ता जाम तो अपने भीड़ से करना चाहिए, तो बुलडोजर ले आए, ट्रक ले आए, उस पे खड़े होकर नारे लगा। तो इस तरह से वहां इन लोगों ने व्यापारियों को, मेरे पास सब है कागज, और वो आप चाहेंगे तो हम बता भी देंगे। इस तरह से उन लोगों ने हम लोगों को परेशान बने। एक तरह से जो प्राणघातक हत्या निकला था, वो हमारी तो वही स्थिति थी, हमारी गाड़ी की वही स्थिति थी। हमारे भाई लाल बिहारी जी पैदल आ रहे थे, इनको कुछ पहचान भी नहीं पा रहे थे, इनको कम घेरते थे। हमको दिन में घेरना, नारे लगाना, मुर्दाबाद, हमने समझाया कि अब बहुत नारा लगा।
हम तो इंदिरा गांधी को नारा काला झंडा दिखाएं, हम पंडित जवाहरलाल को भी दिखाएं, हम लोग ये बहुत किए हैं, हमको न दिखाओ, जाओ तुम लोग भागो। तो कहा अच्छा आप दिखाएं तो हम भी दिखा रहे। ये कह करके किसी तरह से हम लोग आगे गए। सबसे बड़ी दुर्घटना जो थी, जो जटाशंकर चौराहा और वो नॉर्मल चौराहा यहाँ था, वहां हम लोग खतरे में थे, लेकिन किसी तरह से हम लोग निकल के चले गए। मैं अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने उनसे बच के निकालने में हमारी सहायता की। बहुत बहुत धन्यवाद। वो चंदौली वाले बोल दें, चंदौली वाले मास्टर साहब का नाम ले दो। हाँ नाम ले दो, तुम ये ले देंगे नाम, वो ले देंगे, वो ले देंगे। जनपद चंदौली से हमारे शिक्षक, रिटायर्ड शिक्षक विद्याधर जी मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि वहां अपनी बातचीत को रखें। आदरणीय विद्याधर जी। प्रजातंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लोगों में एक विश्वसनीय व्यक्ति तथा हम लोगों के हृदय सम्राट माननीय अखिलेश यादव जी और सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए समाजवादी पार्टी के धड़कन तथा गोदी मीडिया से भिन्न सामने बैठे हुए सच्चाई को उजागर करने वाले मेरे मीडिया साथी, मैं चंदौली के ताहिरपुर में जो बंदरगाह बना हुआ गंगा के किनारे, उसके नाम पर जो जमीन हड़पी जा रही है, उसके लिए मैंने निवेदन किया था और समय दिया गया। और मैं आपको बताऊं तो बंदरगाह गंगा के किनारे, गंगा पर बना है, गंगा में पानी नहीं है, बंदरगाह एकदम फेल है। 4 वर्ष पहले मोदी जी उद्घाटन किए थे, एक जहाज आई थी, उसके बाद एक भी जहाज नहीं आ पाई और सरकारी आंकड़ा रहा है कि 0.01% प्रॉफिट हो रहा है। उस पर वहां के 4 गांव की जमीन, ताहिरपुर, मिल्कीपुर, गोपालापुर, छोटा मिर्जापुर की जमीन जबरन ली जा रही है और जहां पर बंदरगाह बना हुआ है वो बनारस जिले में है। वहां का सर्किल रेट 14 लाख हिस्सा मिल गया और बगल में जो मिर्जापुर है कुल मिलाकर के 4 लाख हिस्सा है। किसान देने को राजी नहीं है और एक दिन 2 ट्रक पीएससी एसडीएम लेकर के पहुंच गया और गांव को एक तरफ से 4 दीवारी के लिए खनवाने लगा। तो हम एसडीएम साहब से कहे कि एसडीएम साहब आप कह रहे हैं कि जमीन हमको लेनी है, हम कह रहे हैं कि गांव वालों को जमीन नहीं देनी है। तो एक ही रास्ता है कि हम हाथ उठा के खड़े हैं, ये औरतें खड़ी हो जा रही हैं, गोली मारिए और जमीन ले लीजिए। लेकिन किसी भी हालत में यहाँ की जनता अपनी जमीन अपने बच्चों के हाथ में कटोरा थमाने के लिए नहीं देगी। आपको बताऊं कि वहां का सर्किल रेट 15 लाख से 20 लाख हिस्सा है और ये सरकार 4 लाख हिस्सा दे रही है। इसके बाद आधी जमीन गैर मुमकिन कर देगी। सन 52 का बंदोबस्त दिखा करके कि सन 52 के बंदोबस्त में सरकार की जमीन थी, वो आधी जमीन गैर मुमकिन करके किसानों को वो हटाना चाहते हैं 4 गांवों को। तो चूंकि माननीय अखिलेश जी ने जो हम लोगों को संबल दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि आप हम लोगों के सर पर हाथ रखेंगे और किसी भी हालत में वहां की जनता इतनी जाग चुकी है कि हम हिंसक तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक साधु देश में है और ये गांधी का देश है, हिंसा के रास्ते से नहीं चलेगा, न हम हिंसा करेंगे, लेकिन हम मानेंगे भी नहीं। चाहे तुम गोली से उड़ा दो और घटना कर दो, कितनी लाश गिरा दो, लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं। और अपने मीडिया साथियों से कहता हूं कि आप हमारी सच्चाई को उजागर करें। इसी तरह और जो जमीन हड़प रहे हैं, वहां के 70% जनता जो है माझी समाज से है और गंगा में नाव चला करके अपना जीवन यापन करती है। उनको हटाने का मतलब उनके पास घर द्वार नहीं रह जाएगा, उनके बाद बच्चों के हाथ में कटोरा होगा। तो मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके एक नेता है वहां मिल्की रायनी,
उनके नेतृत्व हम लोग यहाँ आए हुए हैं। वो आपसे समय मांगे थे, आपने समय दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपको उम्मीद और आशा दिलाते हैं कि अगर आपका इसी तरह हमारे ऊपर हाथ रहा तो हम वहां हिंसा तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर हिंसा किया गया तो सहेंगे, लेकिन किसी भी हालत में जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय विद्याधर जी का, जो उनके साथी उनके साथ आए हैं, न केवल अपनी बल्कि वहां के गांव के लोगों की जो जमीन सरकार हड़पना चाहती है, उनका दुख दर्द बताने के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इधर पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी को हो गया है कि जहां जमीन दिखाई दे रही है वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं। ये कोई एक शहर की कहानी नहीं है। हर शहर में अगर कहीं जमीन है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नजर पड़ गई तो कोई न कोई तरीका अपना रहे हैं, शासन प्रशासन का साथ लेकर के उन जमीनों को कब्जा करने का सिलसिला चल रहा है। मैं अपने दोनों लीडर ऑपोजिशन, अपर हाउस और दोनों हाउस के जो लीडर ऑपोजिशन हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं और गोरखपुर के तमाम हमारी पार्टी के संगठन के नेताओं का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गोरखपुर के लोगों की तकलीफ और परेशानी की आवाज बन करके उन्होंने संघर्ष करने का काम किया। अभी जैसा कि अध्यक्ष जी बता रहे थे, हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और लीडर ऑपोजिशन, कि जब वो गए तो उन्हें रोकने के लिए बुलडोजर के ऊपर जो बकेट है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके साथ पूरी पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा था और कहीं न कहीं से कोऑर्डिनेशन हो रहा था। वहां के विधायक भी हो सकते हैं, वहां के चुने हुए सबसे बड़े पद पे बैठे हुए भी हो सकते हैं। और सोचिए कब विरासत का गलियारा बना रहे हैं, जब उनके पास आखिरी बजट बचा है, आखिरी बजट। और सच्चाई यह है कि अगर उन्हें गोरखपुर के लिए कुछ काम करना था तो सबसे पहले उन्हें अपनी सबसे पहली घोषणा याद रखनी चाहिए थी। उन्होंने गोरखपुर के लिए सबसे पहली घोषणा झांसी में जाकर के की थी और कहा था कि झांसी के साथ साथ गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे। आज दिल्ली के 11 से काफी समय हो गया और यहां का 9 साल, 11 और 9, 20 साल। बताइए, दिल्ली के 11 साल और इस सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। न झांसी में मेट्रो बनी है और न ही गोरखपुर में मेट्रो बनी है। और गोरखपुर के लोग जानते होंगे कि वहां पर गोरख धंधा चल रहा है। अगर गोरखपुर वालों ने अपना मुंह खोल करके यहां के राज खोल दिए, अगर गोरखपुर वालों ने अपना मुंह खोल करके यहां के राज खोल दिए तो वहां विरासत गलियारा की जगह हिरासत गलियारा बनवाना पड़ेगा। अगर गोरखपुर की सच्चाई सामने आ जाए तो वहां विरासत का गलियारा नहीं,
हिरासत का गलियारा बनाना पड़ेगा। गोरखपुर में विरासत गलियारे में जमीन मकान का मुआवजा सहमति से नहीं बल्कि बाजार की कीमत के हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन सरकार दबाव बना करके शासन प्रशासन का, पुलिस को आगे कर करके व्यापारियों से और जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे जबरदस्ती सहमति पर साइन करवा रहे हैं, जबरदस्ती सहमति दिलवा रहे हैं। सरकार अपना डर दिखा करके कि उन्हें मुआवजा न ज्यादा देना पड़ जाए तो सहमति के पत्र जारी करवा रहे हैं, सहमति करवा रहे हैं उनसे। हमारी मांग है कि उन्हें सहमति से नहीं, दबाव बना करके नहीं, डरा करके नहीं, धमका करके नहीं, बल्कि बाजार की कीमत के हिसाब से उन्हें मुआवजा देना चाहिए। सबको मालूम है जब खुद की जमीन का मामला था तो यहां बहुत सारे हमारे जागरूक पत्रकार हैं, सब जानते हैं कि जब उनकी खुद की जमीन का मामला था तो अधिकतम संभव मूल्य पर मुआवजा वसूला गया और जमीन देने के नाम पर तथाकथित दयावान बनने की वाहवाही भी लूटी गई थी। जिस समय उन्होंने अपनी जमीन का मुआवजा उठाया तो वाहवाही भी लूटी उन्होंने। और बाकी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। कि कितना मुआवजा उन्होंने उठाया होगा। सच्चाई तो यह है कि कॉरिडोर के नाम पर एक बहुत बड़ा भाजपाई लूट तंत्र सक्रिय है, जो तरह तरह के बहाने करके आसपास के लोगों की जमीन औने पौने दाम में ले लेते हैं और बाद में ऊंचे दामों में बेच देते हैं, और या फिर उनसे दबाव बना करके जमीन छीन करके उस पे कैसे ज्यादा मुनाफा कमाएं, कारोबार करने का काम कर रहे हैं। इस खेल में कुछ गिने चुने भाजपाई मलाई काट लेते हैं, लेकिन स्थानीय जनता के साथ धोखा हो रहा है, उनके हाथ खाली रह जा रहे हैं और वो अपने को ठगा महसूस करते हैं। इसलिए अयोध्या और प्रयागराज में भाजपा लोकसभा हारी और बनारस में हारते हारते बची है। अब अगला नंबर मथुरा और गोरखपुर का है। और एक बात तो इतने दिनों में सब जान गए हैं कि भाजपा के लोग किसी के सगे नहीं हैं। केवल गोरखपुर में गोरख धंधा नहीं चल रहा है, वो गोरख धंधा की जो आदत थी वो लखनऊ में भी दिखी। उनके अपने सलाहकार, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और पीछे ही पीछे हाथ मिलाए हुए थे जाने किससे। आखिरकार जिनसे हाथ मिलाया हुआ था वो भारत देश में कि भारत देश छोड़ के चले गए। वो भी केवल वो ही नहीं, और भी वहां छिपे हुए लोग बैठे हैं जो जमीनों का काम कर रहे हैं। अपने गांव के आसपास कैसे जमीन हड़पी जाए उसके लिए बैठ करके यहीं पर लखनऊ में हमारे आपके हॉल से ज्यादा 800 मीटर दूर यही कार्यक्रम चलता है कि जमीन को कैसे कब्जा किया जाए। ये तो गोरखपुर के लोग जानते होंगे कि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किसके नाम पर हुई हैं। कई सौ एकड़ जमीन छीनी जा चुकी है, दबाव बना करके सस्ते पैसे में गरीबों से रजिस्ट्री कराई जा चुकी है।
जो लोग पूरे प्रदेश का भ्रष्टाचार किए खुलासा करते फिरते हैं, उन्हें अपने नाक के नीचे गोरख धंधा नहीं दिखाई दे रहा है। और इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उस गोरख धंधा में वो खुद या उनके लोग जो बहुत ही खासम खास हैं वो शामिल हैं, क्योंकि उन्हें जमीन के साथ साथ सोने से भी बहुत प्यार रहे। केवल ये जमीन का मामला तो है ही है, फर्जीवाड़ा गोरख धंधा सिसोदिया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में भी हुआ है, जहां कई सौ बच्चे घूम रहे, उन्हें डिग्री कहां मिलेगी, उनकी फीस जमा हुई थी, डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी सुनने में आया है, सच्चाई क्या है, शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड बनाया होगा अपने गृह जनपद जाने का। कोई मुख्यमंत्री इतना अपने गृह जनपद नहीं गया होगा जितना ये मुख्यमंत्री जी गए हैं। जनता दरबार लगता है, जनता दरबार लगता है, जनता की सुनवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सुनने में आया है कि 17 साल की नाबालिग यूट्यूबर के साथ रेप की घटना हुई है, अखबारों में भी छपा है, और बहुत ही करीब व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी का ये जिसने घटना की है। हालांकि उस मामले में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि भाजपा क्या क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और खासकर सरकार के लोग लोकतंत्र, संविधान, परंपराएं, उनको किसी को नहीं निभाते इन लोग। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, 2 हाउस के सबसे सीनियर लीडर्स विपक्ष के वो जाएं और उन्हें रोका जाए, और प्रशासन नहीं रोक रहा, प्रशासन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग रोक रहे हैं। ये वो समय याद दिला रहे हैं जो हिटलर के समय होता था। हिटलर भी अपने साथ कोई दूसरा काम कराने के लिए अपनी पार्टी के लोगों को भेजता था, पुलिस की ड्रेस में, वर्दी में। इन्होंने वर्दी में तो नहीं भेजा, लेकिन एक चिन्ह भेज दिया, चुनाव चिन्ह बनता लग जा रहा है, लगता है इनका। जो अन्याय का प्रतीक है, और ये हम नहीं कहते हैं, कोर्ट तक ये कह रहा है कि अन्याय का प्रतीक बनता जा रहा है बुलडोजर। सोचिए, बुलडोजर में आज के समय पे लोकतंत्र में 2 लीडर ऑपोजिशन को रोक रहा है, और उसके ऊपर बैठे बीजेपी के कार्यकर्ता अंडा फेंक रहे हैं, झंडा दिखा रहे हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि न वो बुलडोजर से डरे, न वो अंडों से डरे, और न काले झंडों से डरे। और जब उनका काला झंडा दिखाई दिया तो हमारे साथियों ने काला झंडा भी छीना और उनका काला छाता भी छीन लिया जो दिखाना चाहते थे। हम लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, संविधान पर भरोसा करते हैं, कानून पर भरोसा करते हैं। हम दोनों लीडर ओपोजिशन से कहेंगे कि जो वहां के डीएम हैं, एसएसपी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ लिख करके कार्रवाई मांग कीजिए, लिख करके। अगर उनके खिलाफ आज कार्रवाई नहीं होती है तो जब जनता समाजवादियों को मौका देगी तो उस समय उन पर कार्रवाई होना निश्चित है, कार्रवाई होगी उनके ऊपर। और व्यापारी भी अगर हिम्मत जुटाएं, ये कहें कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है, सहमति के लिए हमें दबाव बना रही है सरकार, अगर वो भी व्यापारी लिख करके देंगे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ समय आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर अपने समाजवादी साथियों का, जिन्होंने संघर्ष करने का काम किया। अब ज्यादा संघर्ष नहीं करना है, आप सब लोगों को मन बना करके गोरखपुर से गोरख धंधा करने वालों को हटाने का काम करना है। साथ ही साथ मैं विद्याधर जी का और उनके साथियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तमाम किसान गरीबों की आवाज उठाने का काम किया। और जब समाजवादी सरकार थी,
कभी भी इस तरह का दबाव नहीं बनाया गया। लखनऊ में जब मेट्रो बनी तो बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी बीच में आई, उन लोगों को मुआवजा देकर के, अच्छा मुआवजा देकर के उन जमीनों को लिया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस उदाहरण है, जिस समय लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं आया था उस समय भी किसानों से जमीन ली गई, और किसानों से जो जमीन ली गई वो सर्किल रेट बढ़ा करके ली गई। कई बार हम लोगों ने आपको उदाहरण दिया यहीं पर बैठ करके कि जब पुराने लखनऊ में घंटाघर के पास मुझे बिजली घर शिफ्ट करना था और उसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं थी, तो उस जमीन को उपलब्ध कराने के लिए मार्केट वैल्यू मुझे देनी पड़ी, तो हम लोग पीछे नहीं हटे। 30 करोड़ से ज्यादा मार्केट वैल्यू दे करके सब स्टेशन के लिए जमीन ली गई। ये केवल एक दो उदाहरण नहीं, न जाने कितने मैं उदाहरण दे सकता हूं जहां पर सरकार को अगर जमीन की जरूरत पड़ी तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से और जो बाजार भाव है उसके हिसाब से जमीन दी गई। हम लोग किसी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिनकी जमीन जा रही है, जिनकी रोजी रोटी जा रही है, जिनका पुश्तैनी घर जा रहा है, जिनको आप डरा धमका करके, जिनके पास अगर कागज नहीं है, कोई कानूनी चीज नहीं है, तो आप डरा धमका करके जमीन छीन रहे हैं, इसके खिलाफ है हम लोग। और हम भरोसा दिलाते हैं गोरखपुर के लोगों को, इन्होंने तो कुछ काम खास किया नहीं है। समाजवादी लोग आएंगे तो इनका जो फर्जी विरासत का गलियारा बन रहा है, विकास का गलियारा बनाएंगे जिससे लोगों को रोजी रोटी मिले। वहां आज भी बड़ा कारखाना जो चल रहा है वो समाजवादियों की देन है। गोरखपुर में कई कारखाने जो चल रहे हैं, नेताजी जब मुख्यमंत्री थे उस समय की कई योजनाओं के परिणाम की वजह से बड़ा कारखाना लगा और चल रहा है। ये जमीन का मामला केवल एक जिले का नहीं है, हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा कर रहे हैं। सुनने में आया लखनऊ में कई तालाब कब्जा हो चुके हैं। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है कि गूगल मैप भी होते हैं, सैटेलाइट मैप भी होते हैं। सैटेलाइट मैप में जो तालाब दिखाई दे रहे थे 17 तक, जो खत्म कर दिए गए हैं, वो नक्शे कोई नहीं बदल सकता। उनको बदलने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा, उसके लिए वीजे की जरूरत पड़ेगी। यहां तो गोरख धंधा चल सकता है, लेकिन अमेरिका में गोरख धंधा नहीं चल सकता। वो सैटेलाइट मैप्स वो वैसे के वैसे दिखाएंगे तस्वीर कि 2017 में कहां तालाब थे लखनऊ शहर में जो कब्जा हो गए। हम लोग व्यापारियों के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं। कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त है और बड़े बड़े नेता जो है बीजेपी के आज अपनी टपटपा जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और हर जगह कानून व्यवस्था ध्वस्त है। केवल जौनपुर जिले में 60 दिनों में 26 हत्याएं हुई हैं। ये तो एक जिले का है। जब सरकार पूरी जमीन छीनने में लगी है तो कानून व्यवस्था कौन देखेगा? सोना बहुत कीमत बढ़ती जा रही है, उसका कारण कुछ लग रहा है कि जिन्हें जमीन से प्यार है उन्हें सोने से भी प्यार है। आजमगढ़ में जो है भ्रष्टाचार पूरा बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने बोला है, कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सीएमओ जो है पहले तो ये सब नर्सिंग होम है, आउटसोर्सिंग पे जितने लोगों की इनकी भर्ती कर रहा है, पैसे ले लेके कर रहा है। दिलीप सिंह ने जो है बीजेपी के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ। अच्छा, जब मैं बात गोरखपुर की कर रहा हूं तो आजमगढ़ क्यों जा रहे हो? किसने कहा झंडा समझौता हुआ था? नहीं, कभी कोई समझौता नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ, कोई किसी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ। नहीं, वो तो विरोध करने का एक तरीका है। उनके बाद अब यही जगदीप धनखड़ ने भी अभी एक कार्यक्रम में कहा है कि भारत पहला देश है दुनिया में जहां पे प्रियम्बल में बदलाव किया गया इमरजेंसी के दौरान। तो और जो परसों आपने बात कही भी थी, देखिए
ये बहस बहुत पुरानी है। जो लोग आरक्षण को हटाना चाहते हैं, जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं, जो लोग संविधान के विरोधी हैं, वो सीधे ये न कह करके वो सेकुलर और सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं। तमाम वो लोग जो आरक्षण के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, भाईचारे के खिलाफ हैं, वो सीधा ना बोल करके जानबूझ करके सेकुलर और सोशलिस्ट के खिलाफ अपना समय समय पर विचार रखते हैं, क्योंकि सीधे सीधे कहने में उन्हें लगता है कि उनको अब वोट खिसक जाएगा, उनके गठबंधन के साथी खिसक जाएंगे। और जिस समय भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य नहीं हैं, वो केवल चुनाव के लिए सदस्य बनते हैं, चुनाव चिन्ह पाने के लिए सदस्य बनते हैं। आप में से सब जानते होंगे बीजेपी के सदस्य कब बने मुख्यमंत्री जी? वो तो केवल चुनाव के लिए हैं। और बीजेपी की जब पहली बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी के गठन के समय, ये बहस तब भी थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि हम रास्ता क्या अपनाएंगे। जो प्रस्ताव पास हुआ था, वो प्रस्ताव उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, यही प्रस्ताव पास हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता सेकुलर होगा, सोशलिस्ट रास्ता होगा। अगर ये बात गलत है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। और उस समय भी ये बहस हुई थी कि ये दोनों बातें नहीं आनी चाहिए बंबई के अधिवेशन में। इससे भी खराब बात ये हुई है वहां कि अधिवेशन के लिए धन किसने दिया था, वो विषय आपके लिए छोड़ता हूं मैं, वो रिसर्च करके बताइए आप। 2008 में सभा में पब्लिक भी हुआ था सर, वो पब्लिक भी हुआ था कि सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म दोनों का उनका येलो कलर की कॉपी थी उनकी खुद के संविधान में। उस सम्मेलन में गांधी जी और जयप्रकाश जी की तस्वीर भी लगाई। ठीक है, मैं सहमत हूं आपसे, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, सेक्युलरिज्म और समाजवाद हटाने की बात कर रही है कि 1976 में जोड़ा गया था। 1973 में सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती ने डिसाइड कर चुका है कि सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान। भाजपा आरएसएस को इतना परेशानी क्यों होती है समाजवाद? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है 1973 में केशवानंद भारती। ये बहस लंबी है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, जहां डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि जब आप ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी में सबको अधिकार देना चाहते हैं, सबको बराबर के लिए देना चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी को और एक्सप्लेन किया है सेकुलरिज्म ने और सोशलिज्म ने। सेकुलरिज्म हमें इक्वलिटी इन रिलीजन बताता है और डिफाइन कर दे रहा है, और सोशलिज्म हमें इक्वलिटी लाता है समाज की कैसे एकता हो, तो वो आरक्षण की बात होती है उसमें। ये आरक्षण के खिलाफ है, ये भाईचारे के खिलाफ है, ये हमारे आपके सबकी एकता के खिलाफ है। इसलिए ये एंटी सेकुलर है। सेकुलरिज्म इसलिए नहीं पसंद इनको, और आरक्षण का सीधा सीधा हमला नहीं कर सकते लोग, इसलिए सोशलिज्म का रास्ता अपनाते हैं। और कैपिटलिस्ट जब होगी देश, तो हमारे गरीबों को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कई मौकों पर हम कहते हैं कि जो बात भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे नहीं कह सकती है, वो पीछे से ये कहती है कि हमें सोशलिज्म नहीं चाहिए, सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, क्योंकि ये नफरत फैला करके वोट लेना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गोरखपुर का इतना महत्वपूर्ण मसला है जहां पर व्यापारियों की जमीनें छीनी जा रही हैं, अपने लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जब मुख्यमंत्री जी अपने ही क्षेत्र में जहां से चुने गए हैं या अपने ही गृह जनपद के लोगों को न्याय नहीं दिला सकते,
तो उत्तर प्रदेश की जनता को कौन सा न्याय मिलेगा? आप जानते हो क्या होगा सरकार बनाने? मैंने कहा ट्यूशन फ्री पढ़ा रहे हैं बीजेपी के लोग हम लोगों को। उसके बाद जब मुख्यमंत्री से बात आती है तो पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? किस चीज को? जगन्नाथ यात्रा में जिस तरीके से कल किया गया हंगामा, वहां क्यों जा रहे हो? उन्नाव में देखो आप क्या हुआ। उन्नाव में सुनने में आया घटनाएं बहुत हुई हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर क्या है? जब धार्मिक यात्राओं को भी सुरक्षा नहीं दे पा रही सरकार। वो जीतने वाले दल के तरफ भाग सकते हैं और ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है। यहां बैठे थे मेरे बगल में, 2 घंटे बाद छोड़ के चले गए थे हमें। उनके साथ जो घटना घटी उसके बाद से वहाँ के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे महेश शर्मा, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपका इलाज कराया जाएगा जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। 8 साल के दिन हो गए, वो जो 400-500 किलो का वेट अपने पैर पे उठाता था, आज वो एक गिलास पानी भी खाने के लिए वो मजबूर है। उसके महीने का खर्चा 30 से 40 रुपए आता है। उसके पास कुछ भी आमदनी का साधन नहीं है। पिताजी की तबीयत खराब रहती है। क्या कहेंगे? वो सबसे पहला फेक इनकाउंटर था जो नोएडा में हुआ था, जिसकी कोशिश की गई थी। फेक इनकाउंटर, केवल मुआवजा नहीं और आश्वासन जो नहीं पूरा किया, उसके साथ साथ जिस पुलिस कर्मचारी ने, पुलिस अधिकारी ने वो किया था, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। और कहां ट्रांसफर कर सकते? मध्य प्रदेश थोड़ी चली जाएगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जाकर के उस घर परिवार के लोगों को बिगाड़ा है। आप जानकारी करिए। और कथा ये पहली बार उस गांव में नहीं हुई। पहले भी जिन्होंने कथा की थी वो किस जाति के थे? अगर ये सवाल उठता है तो गाजीपुर में, जंगीपुर में दलित बस्ती पर बुलडोजर चला है बरसात का समय और पूरी तरह से। मैंने उस पर कहा है कि इस समय बरसात के समय पर, और जब उन पे कुछ रहने की जगह नहीं है, ये सरकार जानबूझ करके कार्रवाई कर रही है। न जाने कितनों के घर इन्होंने गिराए हैं। ये बुलडोजर अन्याय का प्रतीक बन के रह गया है। कथावाचक किताब वालों को बुला लिया। अलीगढ़ में जिन लोगों को मारने की कोशिश की गई जान से, उन लोगों को अखिलेश यादव अपने यहाँ क्यों नहीं बुलाया? हमारी पार्टी के लोग गए थे वहां। हमारी पार्टी के लोग गए थे वहां। क्यों गोरखपुर का मुआवजा नहीं मिलने दोगे व्यापारियों को? गोरखपुर से सटे हुए जिले में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, वहां से उड़ाने बंद हो गई। और कई जिलों में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, वहां से उड़ाने बंद हो गई। हमारे यहाँ फुब्बारे भी चोरी हो गए हैं। कहीं गोरखपुर में तो नहीं लग गए हैं? नहीं, दुख इस बात का है कि गोरखपुर का सर्किट रेट बढ़ा ही नहीं है। और जब जमीन लेनी थी अयोध्या में, उस समय भी सर्किट रेट नहीं बढ़ा। जब बीजेपी के लोगों ने जमीन ले ली, उसके बाद सोचिए 200% सर्किट रेट बढ़ गया। इसका मतलब ये मुनाफा किसको पहुंचा रहे हैं? इसी तरह गोरखपुर में ये जमीन जब अपने लोगों को ये दिला देंगे, उसके बाद फिर सर्किट रेट बढ़ा देंगे। विधानसभा का चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, क्या राष्ट्रवाद बनाम जातिवाद की लड़ाई आगे देखी जाएगी? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं हम राष्ट्र के साथ हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये जात को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये किस दिशा में जा रहा है ये क्रम? वो लोग जातिवादी हैं जिन्होंने भगवान श्री राम जी की जाति बताई।
वो बहुत घोर जातिवादी लोग हैं। अखिलेश जी, उन्नाव में 336 स्कूलों की एक सूची जारी की गई है और उसको मर्ज करने के आगे बात की जा रही है। बच्चे और जो अभिभावक हैं और शिक्षक काफी परेशान हैं। इन्होंने वो स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं जिन स्कूलों में बूथ भारतीय जनता पार्टी हारती थी। इन्होंने वो स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं जिन बूथों पे भारतीय जनता पार्टी हारती थी। तमाम वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं क्योंकि फिर वहां पर बूथ रहेगा ही नहीं, वोट डालने आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। केवल ये पढ़ाई के लिए साजिश नहीं है, हमारी बहनें बेटियां पढ़ने कैसे जाएंगी उनके खिलाफ साजिश है, और वोट डालने कैसे जाओगे इसके लिए साजिश है। ये सोची समझी रणनीति के तहत इलेक्शन कमीशन से मिलकर के उस डेटा को मैच कर करके ये फैसला सरकार ले रही है। और गोरखपुर में नेता प्रवेश नहीं कर पाते हैं, सड़क पर महिला सुरक्षित नहीं है, थाने में खाती सुरक्षित नहीं है, और जिले में सीएमओ और डीएम आपस में ऐसे लोग यहाँ सब इंजन टकरा रहे हैं, डिब्बे टकरा रहे हैं, गार्ड रूम टकरा रहा है, और आखिरी समय सब लूट में लगे हुए हैं। कौन सा विभाग बचा है जहां लूट ना हो रही हो? ये मांग सबकी है कि जो मार्केट वैल्यू है या जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके तहत मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप मुआवजा नहीं देते हैं तो विरोध होता है। आप विकास के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन कम से कम उन लोगों के लिए न्याय तो करो आप। अब गोरखपुर में एक बेटी के साथ क्या घटना हुई है सोचिए आप, क्या जीरो टॉलरेंस है इनका जीरो टॉलरेंस ही जीरो है। आप गाजीपुर में देखिए कितने गरीब परिवार हैं जो रह रहे थे वहां पर, और इस बरसात के समय पर उनको तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर से उनके सब कुछ घर मकान तोड़ दिए गए। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के कोई न कोई नया षड्यंत्र अपनाती है। जैसे एग्जाम्पल इस साथी ने जो सवाल पूछा है प्राइमरी स्कूल का, कन्नौज में जो स्कूल मर्ज हो रहे हैं, जो स्कूल हटाए जा रहे हैं, उनमें एक भी भारतीय जनता पार्टी बूथ नहीं जीतती। और कहां लगा रहे हैं? जहां थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी का वोट है वहां। आपने कुंदरगी का चुनाव तो देखा होगा, कानपुर का चुनाव भी देखा होगा, बाई इलेक्शन आपने, मीरापुर का चुनाव भी देखा होगा आपने। ये जितने फैसले हो रहे हैं सब पॉलिटिकल फैसले हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से मिलकर हो रहे हैं। हम लोगों ने शिकायत की थी, गोरसाईगंज चेयरमैनी का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मशीन लगाई हुई थी आधार कार्ड बनाने की, मशीन लगाई हुई थी, उसका वीडियो रिकॉर्ड है। कई 100 आधार पकड़े गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी पे। कोई कार्रवाई हो तो बताओ आप। और सीसीटीवी में सब कैच है, सब कुछ कैच है, उसमें सब कुछ है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग है। अभी जैसे हारे फिर हारेंगे, अभी तो हारे ये लोग, इसीलिए घबराए हुए हैं ये लोग, इसीलिए नया नया तरीका अपनाते हैं, नया षड्यंत्र अपनाते हैं। अच्छा सर, एक बात और सुनने में आया कि गोरखपुर में सबसे ज्यादा भू माफिया वो सक्रिय है, जब मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में रहते हैं तो और सक्रिय हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री जी के लिए कह रहे हो कि यही सबसे बड़े भू माफिया हैं? क्या चीज?
आज चला जाएगा, आज चला जाएगा, पत्र में क्या है। बलिया आप पर बड़ा भरोसा करता है। बलिया में गोलू यादव की हत्या हुई, 12 साल का बच्चा था, उसको रात में मार दिया गया चाकू से गोद करके, और वहाँ के सांसद भी आपके पार्टी से और वहाँ विधायक भी आपके पार्टी से। उस परिवार को न्याय मिले और जिसने भी घटना की है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। केवल जौनपुर का मैंने आपको बताया था कि 60 दिन में कितनी हत्या हुई, सोचिए। और उत्तर प्रदेश न केवल हत्याओं में बल्कि दलितों के खिलाफ अन्याय में, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सबसे ज्यादा उत्पीड़न अन्याय महिलाओं के साथ हो रहा है। और वो आंकड़े सरकार के बता रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। जौनपुर के अकेले में 60 दिनों में 26 हत्याएं। सोचिए, आप कल्पना कीजिए। क्या है? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फॉरवर्डेड मैसेज आया इनके पास, और डंका तो तब बजता नजर आया जब प्रेस का स्थान भी नंबर 1 हो दुनिया में। आप लोग कहां खड़े हो? हैं? 152 में। सोचिए आप खुद कहां खड़े हो? आप क्यों डंका बजने वाले के पक्ष में बोल रहे हो आप? अच्छा, नहीं, ठीक है। कौन सा सम्मेलन करेंगे? अब उनका कार्यक्रम है तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए? नहीं, जिनके पास जमीन है उन्हीं के पास सोना है। नहीं, सोने में यह है कि इधर रेट बहुत बढ़ गया है और सोना सोचिए कहां पहुंच गया है। सोना कहां पहुंच गया, सोचिए आप। तो कुछ लोगों को पता है कि मुनाफा कहां पर है, मुनाफा कहां पर है और कहां रखा जा सकता है मुनाफे का। और जहां तक सोने का सवाल है, मैंने आपसे कहा कई प्रतिमाएं जो समय समय पे हम लोगों ने महापुरुषों की सोने की बनाने का फैसला लिया है। इसी गोमती रिवर फ्रंट पे आप देखेंगे कि कई महापुरुषों को सम्मान में हम लोग प्रतिमाएं लगाएंगे। तो किसी की सोने की तलवार होगी, किसी का सोने का भाला होगा, किसी का सिंहासन सोने का होगा। हैं? जो बिजली मंत्री बने हैं वो बनाए भी इसीलिए गए जिससे कि बिजली विभाग बेचा जा सके। मक्के का सर्वे मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से किया था और हाईवे पे कहीं देख लो सड़कों में मक्का सूख रही, वो दिखाई नहीं दे रही इन्हें। केवल यही नहीं बेचा इन्होंने, अभी सुनने में आया है प्लांट चलाने के लिए, कन्नौज का प्लांट चलाने के लिए, आपका कानपुर का प्लांट चलाने के लिए जिसके सबसे ज्यादा बजट उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादियों ने दिया, और अंबेडकर नगर का फॉर्डर का जो उनका जानवरों का उसके लिए जो प्लांट लगा था वो भी सरकार ने अपने हाथ से हटाकर दूसरे को दे दिया, सोचिए, चलाने के लिए। क्या उनका नाम है ओपी रातभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। किसानों की समस्याएं बताई, व्यापारी की बताई कि भाई ये समस्या उनकी जमीनें ली जा रही हैं, तो आप ये भी क्लियर करिए ना उनको कैसे न्याय दिलाएंगे आने वाले समय में। कोई भी सुझाव सरकार को नहीं देंगे, कोई भी सुझाव हम सरकार को नहीं देंगे। 1 साल बाद 1.5 साल बाद जब सरकार बनेगी तो अच्छे काम करेंगे। अरे आप वो दिखाई नहीं था, सब अच्छे काम किए समाजवादियों ने।
क्या वो तो नोटिस देंगे ही दोनों, क्यों नहीं देंगे नोटिस? जब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बोल दिया है तो नोटिस तो जाएगा ही जाएगा। आप लीडर पोजीशन कैसे रोक सकते, सोचिए आप। लीडर पोजीशन को रोक रहे हैं, सोचिए आप। तो मुख्यमंत्री जी के आवाज से कटिया लगवा लें। उनके यहाँ तो 24 घंटे आ रही होगी। जब ये बताए, कितनी बार आपको बताएं, एक भी पावर प्लांट बड़ा इस सरकार ने नहीं बनाया। सोचिए उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है। एक भी बड़ा पावर प्लांट उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार ने मिलकर के नहीं अभी तक लगाया है, न पूरा कर पाए हैं। जो भी प्लांट बड़े समाजवादी सरकार में लगे थे, उन्हीं की वजह से बिजली उत्तर प्रदेश में आ रही है। चाहे वो ललितपुर का हो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, चाहे हरदोईगंज का हो सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, चाहे पनकी का थर्मल प्लांट हो सुपर क्रिटिकल, चाहे आपका एटा का हो, चाहे आपके इलाहाबाद के हो 12 के, तो ये तमाम बिजली के कारखाने समाजवादी सरकार के समय पर लगे थे। वही बिजली उपलब्ध उत्तर प्रदेश को हो रही है। न केवल पावर प्लांट लगे थे, बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस लगी थी और आपकी ग्रिड को जोड़ने के लिए बड़ा फैसला लिया था। आपके डिस्ट्रीब्यूशन में बड़े काम हुए थे। जब इस सरकार ने मन ही बना लिया है कि पूरा बिजली विभाग बेच देंगे, इसीलिए बिजली नहीं दे रहे हैं। कमी इनकी खुद की है और ये थोप रहे हैं अधिकारियों पर, जो इंजीनियर्स हैं और कर्मचारी उन पर। उनसे पूछ लो कि एक पावर प्लांट कौन सा लगाया आपने। नहीं, आप रिकॉर्ड मत देखिए, गूगल कर लीजिए, चैट जीपीटी पे से पूछ लीजिए। मोबाइल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चैट जीपीटी पे पूछिए। है चलो, अभी तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है चैट जीपीटी, अभी तो ठीक इन्फॉर्मेशन देगा। कोई बड़ा बिजली कारखाना नहीं लगाया। कभी नाम सुना उनके मुंह से कहते हुए कुछ? तो बिजली खरीदे ना। बिजली जब इतनी महंगी कर दी तो बिजली किसकी वजह से महंगी हुई है? मतलब कितनी महंगी बिजली है आजकल। और जितनी आने वाले समय में बिजली की खपत बहुत बढ़ेगी। आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी खपत बढ़ेगी, देखिएगा। इतना सब कुछ बिगाड़ दिया है कि सुधारने में भी न जाने कितना समय लगेगा। 9 साल में इन्होंने 20 साल का बिगाड़ दिया सब कुछ। कोई नया गाना या पुराने गाना सुना दें? नहीं, इतनी सीरियस बात हो रही है। सोचिए, चल के आए हमारे चंदौली के बंदरगाह बना रहे हैं, मतलब पानी तो है नहीं, चलेगा कहां पानी का जहाज? वो कहां से चला लोगे? कोई आपके ड्रेजिंग नहीं है, कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बस अपने लोगों को ठेका मिल जाए, कमा लें, बस इसलिए काम हो रहे हैं। आप खुद सोचिए, गंगा साफ हो गई क्या? और पानी खत्म हो गया नदियों में, देखिएगा अभी आप। अभी तो चलो बारिश है तो पानी दिखेगा, लेकिन जब पानी नहीं रहता तो कैसे चलाओगे आप पानी का जहाज? अरे ये जहां पर ये बंदरगाह बन रहा है, वहां कितने दिन बंद रहा, खड़ा रहा पानी का जहाज, ये लोग जानते होंगे। निकल ही नहीं पाया वहां से। जानते होंगे कितने महीने खड़ा रहा, बताओ। बढ़ते अगली खबर की ओर। धर्मशाला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 6 शव बरामद। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से एक दर्दनाक खबर सामने आई है।
यहाँ एक बड़े हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। धर्मशाला के एसडीएम मोहित रतन ने जानकारी दी है कि अब तक 6 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं। मोहित रतन ने बताया है कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड की हमारी 75% टीम ऊपर की ओर है और शेष 25% हिस्सा नीचे की ओर है। हमारा बचाव अभियान अभी भी जारी है। अब तक 6 लोगों की पहचान हो गई है और उनके शव भी आ चुके हैं। हमारे अनुसार 2 लोग अभी भी लापता है और उन्हें खोजने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही साथ हमारा अभी रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला हुआ है। हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड्स की जो टीम है वो अब अपस्ट्रीम में हमारी 75% टीम अभी अपस्ट्रीम में ही है और डाउनस्ट्रीम में जो बची हुई टीम है 25% के आसपास वो टीम वहां पे है। तो अभी भी हमारा रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो जारी है। 6 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उनकी डेड बॉडीज भी आ गई हैं, उन्हें उनकी फैमिली से कांटेक्ट भी हो गया है और जो फौरी राहत उनको देनी थी वो भी सारी प्रोसेस हो चुकी है। 2 अभी भी हमारी जो हेड काउंट के अकॉर्डिंग जो मिसिंग है उनको भी रेस्क्यू करने का, उनके ढूंढने की हमने प्रोसेस कंटिन्यू रखी है अभी। बढ़ते अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू 1 जुलाई को हो सकती है घोषणा। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। भाजपा सांसद और आंध्र प्रदेश चुनाव प्रभारी पी वेंकट सत्यनारायण ने मीडिया को बताया है कि पार्टी संविधान के अनुसार आगामी चुनाव कार्यक्रम तय कर दिया गया है। वेंकट सत्यनारायण ने कहा है कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष की घोषणा 1 जुलाई को होने की संभावना है। मैंने आज पार्टी संविधान द्वारा निर्धारित चुनाव प्रक्रिया की घोषणा की है। We are very happy to inform to the Andhra Pradesh public that a newly elected president is likely to be announced on the 1st of this next July. In the meantime, as an election officer of Andhra Pradesh Bharatiya Janata Party, today I have been announcing about the election procedure stipulated by the party constitution. On 29th of this month, we would like to announce the notification of the election schedule, where the electoral will be displayed with 175 state council members from each assembly segment, and also one of the member from 2 assembly segments, that is nearly 82 members, and apart from that 25 district presidents were also the members for electing the who are competent for electing the new president, and also the MLAs, MLC and MPs of Andhra Pradesh state were also the members in that electoral college. And where is the next day on the 30th of June, of right from morning 11 to 1, the process of nomination will be started, and the scrutiny will be going to start on from 1 p.m. to 3 p.m. and later from 3 to 4 p.m. the withdrawals procedure will be conducted. And on the next day, that is on July 1st, Andhra Pradesh state new president will be said to be declared elected. This was the election schedule which has to be stipulated by our national party under these guidelines. Today we are conducting the press conference for the public of Andhra Pradesh to know about it. As you all know, as a part of a principle, which are the 5 principles of Bharatiya Janata Party, where the democracy is one of the root cause for BJP. Basing on that, which has been conducting for every 3 years, the procedure is conducting basing upon the election procedure which has been conducted by the Election Commission of India, and ours is the only one party which is submitting its records exclusively basing upon the democratic basis across the India. So it is a normal procedure what's happening for the past 4 decades, and today I am very happy to inform the same procedure is likely to be once again it should be carried by our party, and in this regard we have been holding a press and media conference to know about the public to one and all. Thank you, sir. बढ़ते अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव पर चिराग पासवान का तीखा हमला। बिहार राज्य की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट आ गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के हालिया बयान पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तीखा पलटवार किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि तेजस्वी यादव के परिवार ने 15 साल तक बिहार पर शासन किया और उन पर 15 सालों में उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को यह जानने की जरूरत है कि 90 के दशक में बिहार में क्या हुआ था।
लूट, हत्याएं और जंगल राज। अब सवाल यह है कि क्या वही लोग फिर से बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में 20 महीने काम करने के लिए जो 20 साल में नहीं हुआ 20 महीने में करके दिखाएंगे। देखिए, ये 20 महीने का जो ये जिक्र कर रहे हैं ना, शायद ये भूल जाते हैं कि 15 साल बिहार की जनता ने इन्हें और इनके परिवार को देने का काम किया, और उन 15 सालों में जो इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, परिणाम स्वरूप आज भी कई बिहारी जो उस वक्त बिहार से पलायन करके गए थे, पीढ़ियां बीत गई पर वो वापस नहीं आ पाए उनके जंगल राज की वजह से। तो ऐसे में जब वो 20 महीने का जिक्र करते हैं तो एक बार अपने परिवार के ही नेतृत्व में जो 90 का दशक था उसको याद कर लें, और उसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि उस दशक ने जो बिहार के हालात किए थे, आज भी उस खाई को भरते हुए दशकों बीत गए हैं, और उसके जिम्मेदार सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल, इनकी पार्टी और इनके परिवार का नेतृत्व ही रहा है, जिसकी वजह से आज भी बिहार बनिस्पत राज्यों के अगर उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाया, उसका जिम्मेदार वो 90 का दशक रहा है। और ये आज की तारीख में जो यंग वोटर्स हैं, और खास तौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिन्होंने शायद वो 90 का दशक नहीं देखा होगा, जो 2005 के बाद पैदा हुए होंगे और 2025 में पहली बार वोट डालने जा रहे होंगे, उनको ये जानना जरूरी है कि क्या था वो 90 का दशक और क्यों उसको जंगल राज के नाम से कहा जाता है। किस तरीके से लूटमार, हत्या, अपहरण, डकैती, महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों तक की हत्या, निर्मम हत्या किस तरीके से दिन दहाड़े खुलेआम की जाती थी, जिसकी वजह से देश में ही नहीं विदेशों तक बिहार को बदनामी झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से आज भी बिहार और बिहारियों को एक गलत दृष्टि से देखा जाता है दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में। तो उसके जिम्मेदार तो यही रहे थे। तो अब एक और 20 महीना लेके क्या करना चाहेंगे? और बर्बाद करना चाहेंगे? जितना इनको और इनके परिवार और इनकी पार्टी को करना था पहले ही कर चुके हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ का बयान। नई दिल्ली से एक संवैधानिक बहस को हवा देने वाला बयान सामने आया है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर ऐतिहासिक टिप्पणी की है। जगदीप धनखड़ ने कहा है कि किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अनूठी है। भारत को छोड़कर किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना में कोई बदलाव नहीं हुआ है। And therefore, friends, when we have Amrit Kaal, when we have 75th commemoration of adoption of Indian Constitution, we have 75th year of our Republic also, that is started on 26th January 1950. These are propitious times for all of us to engage in discourse, dialogue, debate upon the essence and spirit of the Indian Constitution, a document that defines our democracy. I need to reflect, friends, on some issues that need to agitate public minds, catalyze national discourse so that we get much needed corrective path. It is much needed, I emphasize. The preamble of any constitution is its soul. The preamble of Indian Constitution is unique. The preamble has been imparted by we, the people of India. And friends, except Bharat, nobody's Constitution's preamble has undergone change. And why? Preamble is not changeable. Preamble is not alterable. Preamble is the basis on which Constitution has grown. Preamble is the seed of the Constitution. It is soul of the Constitution. But this preamble for Bharat was changed
by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, adding words socialist, secular and integrity. बढ़ते अगली खबर की ओर। सीहोर में आदिवासी समुदाय से मिले शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले में आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क किया, स्थानीय समस्याएं सुनी और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी साझा की। शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीणों से सीधे संवाद किया है और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज के विकास के बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी है। उन्होंने आगे कहा है कि आदिवासी भाई और बहनों का जीवन बेहतर हो, यही हमारा संकल्प है। आदिवासी भाई बहन मिलने आए थे, उन्होंने अपनी समस्या बताई है। हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी गरीब हितैषी, आदिवासी हितैषी हैं। आदिवासी भाई बहनों की जो तकलीफ थी वो उन्होंने हमें बताई है। विशेषकर कोई अभयारण्य की बात फिर से हुई है जहां उनके गांव बने हैं और जहां पुराने कब्जे हैं वहां से बेदखल करने की आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने हम इनकी पूरी तकलीफ रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री गरीब हितैषी, आदिवासी हितैषी है और निश्चित तौर पर सुनकर जहां समस्या है उसका वे समाधान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो गरीब की सेवा भगवान की पूजा है। तो सारे भाई बहनों से हमने यही बात कही है कि मुख्यमंत्री जी के सामने आपकी सारी समस्या रखेंगे और कोई तकलीफ ना हो इसकी कोशिश करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बढ़ती खबर की ओर। ओडिशा के मयूरभंज में भारी बारिश के चलते देव नदी पर बना जमुआ घाट पुल ढहा। ओडिशा के मयूरभंज जिले से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। उदाला बालासोर मार्ग पर स्थित जमुआ घाट पुल भारी बारिश और देव नदी के उफान के चलते ढह गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त, उफान लाके खड़ा कर दिया है और इसी वजह से यह पुल पानी के दबाव को सह नहीं पाया और टूट गया। इससे उदाला और बालासोर के बीच सीधा संपर्क पूरी तरह कट गया है। वहीं प्रशासन की ओर से मौके पर रेस्क्यू टीमें भेजी गई हैं और आवाजाही को वैकल्पिक मांगों से संचालित करने की कोशिशें शुरू कर दी गई। ରଖିଛି। बढ़ते अगली खबर क्या। किरण रिजिजू और कंगना रनौत ने किया हिमाचली घनाटी स्पीति में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ।
हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में आज एक खास नजारा देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने यहां पारंपरिक हिमाचली लोक नृत्य नाट्य में भाग लिया, जिससे स्थानीय लोगों के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई है। इस सांस्कृतिक क्षण के साथ साथ विकास का संदेश भी जुड़ा है। किरेन रिजिजू ने काजा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और पीएम मोदी के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास विजन को आगे बढ़ाने की बात भी। बढ़ती अगली खबर क्यों? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवार पर साधा निशान। मध्य प्रदेश केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवार के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर तीखा हमला बोला है। सिंधिया ने कहा है कि इस मामले से राज्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में ऐसा घृणित व्यवहार नहीं होना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पूरे राज्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के लिए इससे ज्यादा घृणित कुछ नहीं हो सकता है। वह अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए किस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं। शायद देश ने कांग्रेस को उसके सही स्थान पर बिठा दिया है और कांग्रेस अंत तक वही बैठी रही। कल शाम को गजराज लोधी निवासी ग्राम मूंडरा थाना मुगाबली ने कलेक्टर अशोकनगर से पर्सनली मिलके उनको एक एफिडेविट दिया था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि कांग्रेस के कुछ नेता उन्हें 25 तारीख को ओरछा ले गए थे। वहां उनकी मुलाकात श्री जीतू पटवारी जी से कराई। जीतू पटवारी जी उनको एक साइड में ले गए और साइड में ले जाके उनसे ये कहा कि आप मल खिलाने की बात बता देना। तो उसके बदले में कुछ प्रलोभन भी उनको दिए और फाइनली गजराज लोधी ने मल खिलाने की बात बोली जीतू पटवारी जी के सामने। और बाद में उन्होंने ये कहा कि मल खिलाने की बात जो थी वो गलत थी और जीतू पटवारी जी के समझाने पे उन्होंने ये बात बोल दी थी, जबकि मल खिलाने जैसी कोई घटना उनके साथ नहीं हुई है। इस आशय का जो शपथ पत्र उन्होंने कल दिया था, उसके आधार पे आज थाना मुगाबली में श्री जीतू पटवारी जी और उनके जो साथी हैं उनके विरुद्ध में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के में प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। पार्टी का एक मूल्य और सिद्धांत ही हो झूठ बोलना, देश के हित में नहीं लेकिन देश के विरुद्ध सदैव टिप्पणी करना, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। उससे क्या अपेक्षा की जाएगी? यही अपेक्षा की जाएगी कि जो कुशासन से सुशासन की सरकार बनी, उस सुशासन की सरकार को नीचे दिखाने का कार्य, और वो भी रिश्वत देकर, ऐसी घिनौनी हरकत, ऐसे पद के व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की हो, मैं मानता हूं कि इससे घिनौनी हरकत नहीं हो सकती और उस पद और उस कुर्सी का अपमान ऐसे घटनाओं से होता है।
मूल्य सिद्धांत की जिंदगी हम जनसेवा और राजनीति में लाना चाहते हैं। और अगर जो प्रदेश का मुखिया हो वो ऐसा कार्य करे तो क्या उदाहरण अपने एक एक कार्यकर्ता को वो दे रहे हैं। शायद यही कांग्रेस के मूल सिद्धांत हैं। और देश की विकास, प्रदेश की विकास, क्षेत्र की विकास की चिंता नहीं है, लेकिन कैसे क्षेत्र को बदनाम करें, कैसे प्रदेश को बदनाम करें और कैसे देश को बदनाम करें, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। यही कांग्रेस की पाठशाला बन चुकी है और इसीलिए शायद जनता ने कांग्रेस को जहां बैठाया है वही एक उचित स्थान है और वहीं कांग्रेस बैठी रहेगी अंतिम भविष्य तक भी। बढ़ते अगली खबर क्या, भगवान जगन्नाथ के रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचे, पुरी में भक्तों ने की पूजा। ओडिशा पुरी के जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ स्वैन ने बताया है कि भगवान जगन्नाथ के तीनों रथ सफलतापूर्वक गुंडीचा मंदिर पहुंच गए हैं। इस शुभ अवसर पर श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सिद्धार्थ स्वैन ने कहा कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंच गए हैं और भक्त उनकी पूजा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा का यह शुभ चरण भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और पूरा क्षेत्र इस महापर्व की भव्यता में डूबा हुआ है। मैंने प्रभु श्री जगन्नाथ के आशीर्वाद से हम आज सुबह 9:30 बजे बलभद्र जी का रथ का खींचने का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था और प्रभु के आशीर्वाद से लगभग 1:10 समय पे तीनों ही रथ आके आज गुंडीचा मंदिर में आज पहुंच गए हैं और अभी भक्त उनका दर्शन कर रहे हैं। कल आड़प्पा पौंडी जो है उसको कल के लिए वो नीति कल होने वाला और उसके लिए सारी तैयारी प्रारंभ की जाएगी। बढ़ती अगली खबर की ओर, कोलकाता सामूहिक बलात्कार मामले पर मुमताज पटेल का बयान। कोलकाता में कथित सामूहिक बलात्कार मामले को लेकर कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की संवेदनशील घटनाओं पर राजनीति नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। घटना में शामिल अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये जो घटना हुई है क्या समाज में देश में क्या मैसेज इस तरह की घटनाओं से जाता है? सबसे पहले तो ये बलात्कार के जो केसेस होते हैं इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स तो दूर की बात है, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी हो, कुछ भी हो, इतनी खौफनाक दर्दनाक जो घटना हुई है। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले आपने आरजीकर अस्पताल में देखा था क्या हुआ। अब आप ये देख रहे हैं फिर से कि बंगाल में चाहे पॉलिटिकली इन्वॉल्व भी लोग हों, उससे क्या फर्क पड़ता है। रेप होता है और उसमें कड़ी से कड़ी सजा हमेशा होनी चाहिए। आप अगर हिंदुस्तान की रेपुटेशन देखें, अभी आपने हाल ही में पिछले हफ्ते देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एडवाइजरी जाहिर करी है कि इंडिया सेफ नहीं है, औरतों के लिए सिंगल सोलो ट्रैवल नहीं करना चाहिए। इशू अगेंस्ट एडवाइजरी अगेंस्ट रेप सिक्योरिटी सेफ्टी के बेसिस पे करी गई है। तो ये हमारे देश के लिए भी एक बहुत गलत प्रेसिडेंट जो सेट हुआ है। और दूसरा पॉलिटिक्स जो आपने शुरुआत में मुझे पूछा, पॉलिटिक्स तो रेप केस पे होनी नहीं चाहिए। उम्मीद रखती हूं कि जो बलात्कारी हैं, जो भी जिनको अरेस्ट किया गया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सारी पार्टियां साथ मिलेंगी, इस पे पॉलिटिक्स ना हो पर विक्टिम को जस्टिस मिले। मैम पुलिस रहेगी, अगर एक फ्रेंड किसी का रेप कर दे रहा है तो इसमें अथॉरिटी कैसे जिम्मेदार हो सकती है? क्या इस तरीके के बयान आने चाहिए जब इस तरह की घटना होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिक्योरिटी तो हर हाल में होनी चाहिए, चाहे आपके दोस्त भी हो कुछ हो। अगर इस तरीके का हादसा किसी कैंपस पे हो रहा है और सिक्योरिटी ना हो, तभी जाहिर है कि हिम्मत भी बढ़ती है। और दूसरा कि आप पॉलिटिक्स करके ये सब इश्यूज को डाइल्यूट कर देते हैं, इसकी वजह से इस तरीके के जो बलात्कारी है इनमें हिम्मत आती है कि उनको पता है कि कुछ नहीं किया जाएगा। तो फिर से मैं कहती हूँ पॉलिटिक्स शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस। बढ़ते अगली खबर क्या, यूपी भारी बारिश के बाद नोएडा के कुछ इलाकों में जल भराव। भारी बारिश के बाद नोएडा के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति बन गई है। लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है और कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। नगर निगम और स्थानीय प्रशासन ने जल निकासी के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी ताकि जल भराव से होने वाली असुविधा कम की जा सके। बारिश के बाद यहाँ रास्ते पानी से भर गए हैं, रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन जल भराव की समस्या से निपटने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन बारिश जारी रहने में स्थिति अभी चुनौतीपूर्ण बनी हुई।
बढ़ती अगली खबर क्यों चेन्नई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद मॉक ड्रिल आयोजित। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन तैयारियों का आकलन करने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। भारतीय विमानतम प्राधिकरण ने यह अभ्यास विमान दुर्घटना की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया है। मॉक ड्रिल में सुरक्षा कर्मी, आपातकालीन सेवाएं और हवाई अड्डे प्रशासनिक अधिकारी भागीदारी करते हुए विभिन्न संकट प्रबंधन प्रक्रियाएं का परीक्षण कर रहे थे। தீ எரிவிக்கப்பட்டது. பின்னர் தீயணைப்பு துறையின் சார்பாக இந்த தீ அணைக்கும் பணி அகமதாபாத் விமான एक लाइन में करा दीजिए। पिलर वाला सेकंड ब्रदर प्लीज बैक बैक। बढ़ती अगली खबर की ओर ऑपरेशन सिंदूर के बाद होगा भारत पाकिस्तान का मैच। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने दुनिया भर में पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाया था। वही पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसके बाद पाकिस्तान में पनाह लिए 9 आतंकी ठिकानों को तबाह भी किया गया है। ऐसे में माना जा रहा था कि इसका असर दोनों देशों के खेल पर भी पड़ेगा। एशिया कप को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। यदि क्रिकबज़ की रिपोर्ट पर गौर करें तो इसके मुताबिक इस साल एशिया कप 2025 के आयोजन की शुरुआत 10 सितंबर से हो सकती है। एशियन देशों की इस क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और यूएई की टीमें शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एशिया कप 2025 के सभी मुकाबले यूएई में खेले जाएंगे। बढ़ती खबर की ओर काजोल की मां ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म शैतान की यूनिवर्स से जुड़ी अगली पेशकश मां 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में लीड रोल निभाया है काजोल ने और उनकी दमदार परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ हो रही है। रिलीज के साथ ही फिल्म की कमाई और उसका बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि मां ने उस समय थिएटर्स में दस्तक दी है जब एक तरफ बिग बजट और मल्टीस्टारर फिल्म कनप्पा रिलीज हुई है और दूसरी तरफ आमिर खान की सितारे जमीन पर पहले 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। बावजूद इसके मां दर्शकों को थिएटर तक लाने में सफल रही है और इसका बॉक्स ऑफिस पर भी प्रदर्शन सराहनीय रहा है। बढ़ती अगली खबर की ओर आरबीआई ने अंगूठा निकालकर पैसा निकालने वालों को दी है चेतावनी। आरबीआई ने सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से सर्विस देने वाले ऑपरेटर्स को एक्सेस देने से जुड़े रूल्स को लेकर बैंकों को ऑर्डर जारी किए हैं, जिससे फिंगर लगाकर पैसा निकालने वालों को बैंकिंग सिस्टम में शामिल करने वाले नियमों में बदलाव किया जाएगा। आरबीआई ने अर्जित करने वाले बैंक को एईपीएस टच पॉइंट ऑपरेटर यानी एटीओ को शामिल करने से पहले सभी एटीओ की सही जांच पड़ताल करने को कहा है। ये ऑर्डर कस्टमर्स जोड़ते समय अपनाई जाने वाली जांच पड़ताल के समान है। अगर एटीओ की सही चेकिंग पहले ही बिजनेस सब एजेंट के तौर पर की जा चुकी है तो उसे बैंक अपने साथ जोड़ा जा सकता है। ये ऑर्डर 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि हाल ही में पहचान की चोरी या कस्टमर से वेरिफिकेशन के साथ समझौता करने के कारण एईपीएस के माध्यम से फ्रॉड की खबर आई है। बैंक कस्टमर्स को ऐसे ही फ्रॉड से बचाने और सिस्टम की सिक्योरिटी में विश्वास कायम रखने के लिए एईपीएस की मजबूती को बढ़ाने की जरूरत है। बढ़ती खबर की ओर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना।
उत्तर प्रदेश से एक श्रद्धा से भरी खबर सामने आई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज वृंदावन के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मंदिर प्रांगण में सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए थे। रेखा गुप्ता ने सुबह करीब 10 बजे मंदिर में पहुंचकर भगवान श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए और विशेष पूजा संपन्न की। पूजा के दौरान उन्होंने प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। उनके साथ कई वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय नेताओं की मौजूदगी भी देखी गई। आज बहुत ही सुंदर बांके बिहारी जी के दर्शन यहाँ पे हुए और सभी साथियों के साथ हमने यहाँ पे प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करी कि विकसित भारत की छांव में विकसित दिल्ली भी आगे बढ़े, तरक्की करे। हर एक देशवासी पे प्रभु का आशीर्वाद यूं ही बना रहे और हम सब इस प्रार्थना के साथ कि अपनी पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ दिल्ली के विकास कार्य करेंगे, दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे। यही उनके चरणों में मैंने कामना की। श्री बांके बिहारी लाल की बढ़ते अगली खबर की ओर। करनाल में मौसम का बदला मिजाज, कुछ हिस्सों में बारिश। करनाल शहर में मौसम ने करवट ली है। शनिवार को शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट महसूस की गई और मौसम सुहाना हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार करनाल में आने वाले कुछ घंटों में आसमान आंशिक रूप से बादलों में से घिरा रह सकता है। इसके साथ ही 1-2 बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना जताई गई है। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन उमस में अभी भी कमी नहीं आई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अशोक गहलोत के बयान पर बरसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर। राजस्थान की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने गहलोत पर पलटवार करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मदन राठौर ने कहा है कि अशोक गहलोत को डर है कि कांग्रेस अब सचिन पायलट को ज्यादा महत्व दे रही है। वे राजनीति में सक्रिय बने रहने और पार्टी नेतृत्व को खुश रखने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार स्थिर और सुचारू रूप से काम कर रही है, जबकि अस्थिरता की पहचान कांग्रेस की सरकारों से होती है। लगातार बयान आ रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर, कभी कहते हैं कि उनको हटाने जाने की साजिश चल रही है, तो कभी इमरजेंसी को लेकर अपना बयान जारी करते हैं। किस तरह देखते हैं उनके इन बयानों को जो लगातार आ रहे हैं? देखिए, गहलोत साहब गंभीरता से इन दिनों बात नहीं कर रहे हैं। वो केवल अपने आकाओं को खुश करने के लिए और सुर्खियों में रहने के लिए, उनको अब लगता है कि मेरी जमीन खिसक रही है। सचिन पायलट को कांग्रेस का नेतृत्व महत्व देने लगा है तो गहलोत साहब को भय सताने लगा है, इसलिए राजनीति में सक्रिय रहने के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं। अभी वो हमारी सरकार के बारे में बोल रहे हैं। अरे आप वाले जो संस्कार है वो हमारी पार्टी में नहीं है। हम एक मुखी है, संगठित हैं, हम सरकार ढंग से चला रहे हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार सही तरीके से चल रही है। अब वो घर में बैठे बैठे ही उनको सपना आ गया होगा कि हमारी सरकार अस्थिर है। अब वो अस्थिर सरकार है, कांग्रेस में हुआ करती है, बीजेपी में अस्थिरता नहीं है, हमारे यहाँ स्थिरता है। दूसरा, वो इमरजेंसी का समर्थन कर रहे हैं। पता नहीं लोकतांत्रिक तरीके से जो 3 बार राजस्थान का मुख्यमंत्री रह लिया, वो इस लोकतंत्र के हथियारों का समर्थन कर रहा है। ये तो आश्चर्य की बात है, चिंता की बात भी है। दूसरा, वो नसबंदी का भी समर्थन कर रहे हैं। जबरन नसबंदी हुई थी, कुंवारों की नसबंदी कर दी गई थी, उसका समर्थन कर रहे हैं कि नसबंदी नहीं की होती 1975-77 में तो हिंदुस्तान की जनसंख्या 180 करोड़ हो गई होती। अरे तो आप न्याय करो ना, एक कानून दो ना सबको, यूसीसी के समर्थन करो ना, एक कानून सबके लिए लागू हो जाएगा तो सभी उस कानून का पालन करेंगे। सभी कितने बच्चे पैदा करने हैं वो सभी के लिए समान न्याय मिलेगा। अब वो कैसे तुष्टीकरण करते हैं, वो जनता को रास नहीं आ रहा है और जनता से वो और छिटकते जाएंगे, वो और दूर होते जाएंगे।
थैंक यू। बढ़ते अगली खबर की ओर। ओवैसी का बड़ा बयान बिहार चुनाव को लेकर। बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाला बयान सामने आया है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि अगर महागठबंधन उन्हें साथ नहीं लेना चाहता तो उनकी पार्टी राज्य की हर सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार है। ओवैसी ने कहा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन के कुछ नेताओं से बात की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम नहीं चाहते कि बिहार में भाजपा या एनडीए की सत्ता में वापसी हो, लेकिन अब वह जिम्मेदारी उन दलों की है जो वाकई एनडीए को रोकना चाहते हैं। About your party status, especially for election, are you going with the Mahagठबंधन? See, our state president, Mr. Akhtarul Iman Sahib, has spoken to some leaders in the Mahagठबंधन, and he has categorically. बढ़ते अगली खबर क्यों। सुकांत मजुमदार का ममता सरकार पर तीखा हमला। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने गिरफ्तारी को लेकर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ कहा है कि राज्य के लिए उन्हें चाहे जितनी बार गिरफ्तार किया जाए वे पीछे नहीं हटेंगे। सुकांत मजुमदार ने कहा है कि मुझे विरोध करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद पुलिस ने मुझसे कहा है कि अगर मैं जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करता हूं तो वे मुझे रिहा कर देंगे, लेकिन मैंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं और मैं लाल बाजार में ही रहा। मेरे साथ 32 भाजपा कार्यकर्ता भी थे। देखिए, प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोली थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहां पे रहा और हमारे साथ 32 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वो भी पूरी रात लाल बाजार में रहे। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हमारा निवेदन है पश्चिम बंगाल के माँ बहनों से, पश्चिम बंगाल की आम नागरिक से, हम पूरी रात ऐसे ही जागने की जरूरत आ पड़ी है बंगाल को बचाने के लिए। मदन मित्रा कह रहे हैं महिला को वहाँ पर नहीं। देखिए, एक मंथ में 4 बार गिरफ्तार करे, 10 बार गिरफ्तार करे, बंगाल के लिए अगर 1000 बार गिरफ्तार करने की जरूरत हो, होने की जरूरत हो तो 1000 बार गिरफ्तार होंगे। उनका जो लॉ एंड ऑर्डर है, क्या बोलेंगे सर? लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो कहीं पे दिखाई नहीं देता। दूरबीन से भी देखता हूँ तो दिखता नहीं, कभी मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखता हूँ तो दिखता तो नहीं मुझे लगता है वो नवान्नों के किसी चेम्बर में, किसी तिजोरी में बंद होकर रह गया है। मदन मित्रा कह रहे हैं वहाँ पर महिला को नहीं जाना चाहिए। मदन मित्र तय कर देंगे क्या कि कहाँ किसी को जाना चाहिए, कहाँ किसी को नहीं जाना चाहिए। ये आदमी, ये ऐसे जो आदमी मानसिकता के आदमी हैं, वो तो 1000 साल पहले इनको जन्म लेना चाहिए था। गलत समय पे आ गए टाइम मशीन से, फिर से टाइम मशीन ढूंढ के उनको वहाँ पे भेजना पड़ेगा। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि कुछ पुरुष हैं जो इस तरह के काम करते हैं। देखिए, कल्याण बनर्जी की बात जितना कम करे उतनी अच्छा है। पार्टी उनको डिजोन करती है, वो पार्टी के ऊपर पार्टी को डिजोन करती है, तो आपस में उन लोगों की खिंचातानी है, इसलिए बीच बीच में ऐसे बोलते रहते हैं। बढ़ते खबर क्या। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का तीसरा दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। पुरी में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा आज तीसरे दिन भी पूरी उत्साह और भक्ति के साथ जारी रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचकर इस पवित्र यात्रा में भाग लेने के लिए एकत्रित हुई। तीसरे दिन की यात्रा में भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के रथों को भक्तजन पूरी श्रद्धा से खींचते नजर आए। हर तरफ हरिनाम संकीर्तन, शंखनाद और भक्ति गीतों की गूंज रही। भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। रथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए और श्रद्धालु की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना, निर्माणाधीन होटल में काम कर रहे 8-9 मजदूर हुए लापता। उत्तरकाशी जिले में एक बार फिर प्रकृति ने कहर बरपाया है। बड़कोट यमुनेत्री मार्ग पर सिलाई बैंड क्षेत्र में बादल फटने की घटना सामने आई है। इस भीषण प्राकृतिक आपदा में एक निर्माणाधीन होटल साइट को भारी नुकसान पहुंचा है और वहां रह रहे 8 से 9 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने पुष्टि करते हुए बताया है कि बादल फटने से मलबा और पानी अचानक नीचे की ओर बहा है, जिससे होटल की साइड क्षतिग्रस्त हो गई और वहां मौजूद मजदूरों का कोई पता नहीं चल पा रहा है। राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। जम गया यार, ये मलबा बहुत है, बहुत गहरा था ये। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोटिया पहुंचे ओडिशा के उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री। ओडिशा सरकार के शीर्ष नेता भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में श्रद्धा के साथ शामिल हुए उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव और राज्य के कैबिनेट मंत्री सुरेश पुजारी ने कल कोरापुट जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र कोटिया में आयोजित रथ यात्रा स्थल का दौरा किया। दोनों नेताओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ रथ खींचा और स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन किए। कोटिया क्षेत्र में इस धार्मिक आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में विशेष उत्साह देखा गया। बढ़ते खबर क्यों। रथ यात्रा में पहुंचे भक्त की भावुक प्रतिक्रिया। पूरी की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था, समर्पण और भावनाओं का पर्व है। इस पावन अवसर पर देश भर से श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। रथ यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु की बात ने सभी का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा है कि यहाँ दर्शन करके अच्छा लगता है। एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, जो कोई भी अंदर जाकर भगवान से प्रेम नहीं कर सकता वह यहाँ दर्शन कर सकता है। भक्त की यह भावना रथ यात्रा की उस समावेशी संस्कृति को भी दर्शाती है। बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके। यहाँ पे रथ पे नीचे बैठ के तीनों रथ में भगवान को देखना अलग ही नजारा है। जैसे कि ये विश्व प्रसिद्ध है, भारत विश्व के चारों तरफ रथ यात्रा होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग भक्त आते हैं। तो क्या इसकी आध्यात्मिकता आपको लगती है? अद्भुत है। ये अकेला मंदिर ऐसा है जहाँ पे भगवान खुद बाहर आते हैं दर्शन कर देने के लिए। हर जगह आपको जाना पड़ता है मंदिर में, यहाँ बाहर आके बोलते हैं आके मेरा दर्शन कर लो।
यहाँ पे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी आदमी हो जिसको भगवान से प्रेम है, अंदर नहीं जा सकता है, वो बाहर में दर्शन करके जा सकता है। वक्त हो चल इसको ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मिनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।